नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी बीएड 2022 के एग्जाम की। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के अंदर अपन ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो था उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि कौन कौन सी यूनिट है, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने रहेंगे। इसी तरह से अपन बात करते हैं थर्ड पेपर की। तो अपना जो थर्ड पेपर रहेगा इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा थर्ड पेपर है वो अपना रहेगा कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अपन कहेंगे यहाँ पे टोटल अपने वही कितनी यूनिट रहेंगी, 5 यूनिट। सबसे पहला देखिए कौन सी यूनिट है अपने पास में, तो अपन कहेंगे यहाँ पे एक ही टॉपिक है लेकिन इसकी 2 यूनिट दे रखी हैं। फर्स्ट यूनिट दे रखी है थर्मो फर्स्ट, उष्मा गतिकी उष्मा रसायन फर्स्ट, और एक दे रखी है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, उष्मा रसायन सेकंड। देखिए, अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, इक्विलिब्रियम दे रखा है। इक्विलिब्रियम में दोनों है अपने पास में, एक जो है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक जो है वो क्या दे रखा है, फेज इक्विलिब्रियम। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो अपन को किसके साथ में पढ़ना रहता है, थर्मो सेकंड के अंदर। ठीक है। फोर्थ जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और फिफ्थ जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ठीक है। तो देखिए, ये अपने को क्या पढ़नी है, यहाँ पर उष्मा गतिकी प्रथम, यहाँ पर कौन सी पढ़नी है, उष्मा गतिकी द्वितीय। यहाँ पर अपन को क्या पढ़ने हैं, साम्य। यहाँ अपन को क्या पढ़ना रहेगा, वैद्युत रसायन। तो ये हो गया अपने पास में टॉपिक वैद्युत रसायन है फर्स्ट, और ये टॉपिक रहेगा अपने पास में वैद्युत रसायन है सेकंड। ठीक है जी, ये तो है आपकी 5 यूनिट। अब अपन बात करते हैं इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला बात करें अपन फर्स्ट यूनिट की तो अपन कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। यहाँ पर अपने पास में 2 टॉपिक रहते हैं। एक तो रहता है किसका, थर्मो का, ठीक है, यानी उष्मा गतिकी का, और एक जो रहता है यहाँ पर ये जो रहेगा इसमें अपने पास में रहेगा थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, यानी उष्मा रसायन रहेगा। ठीक है, यानी एक तो अपन को पढ़नी है उष्मा गतिकी और एक जो है वो पढ़नी है अपन को उष्मा रसायन। देखिए, इन दोनों के अंदर अपन क्वेश्चन किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि उष्मा गतिकी की कुछ परिभाषाएं आती हैं कि यहाँ पर उष्मा गतिकी जो है वो किसको कहते हैं, या इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर उष्मा गतिकी का जो भाग ब्रह्मांड में चुना जाता है अध्ययन के लिए वो क्या कहलाता है, तंत्र। तंत्र को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाता है, परिवेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्र जो है उस तंत्र के प्रकार कितने हैं। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कि अगर तंत्र अपन ने पढ़ लिए तो यहाँ पूछा जाता है तंत्र के गुण। तो 2 नाम आते हैं, एक आता है मात्रात्मक गुण धर्म और एक आता है इसके अंदर कौन सा, मात्रा स्वतंत्र। ठीक है, यानी पूछा जाता है कि यहाँ पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियां कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में आता है पद फलन राशियां हैं वो क्या होती हैं, और अवस्था फलन राशियां क्या होती है। यानी अगर बात करें अपन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद में आता है कि जितने भी ये प्रक्रम हैं, जितने भी ये चेंजेस होते हैं तंत्र में वो क्या कहलाते हैं, प्रक्रम। तो अपन को पढ़ने होते हैं प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहला कौन सा पढ़ सकते हैं अपन, समतापी। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, समदाबी। थर्ड कौन सा पढ़ सकते हैं, समय आयतनिक प्रक्रम। फिर कौन सा प्रक्रम पढ़ सकते हैं अपन, रुदोष्म प्रक्रम। उसके बाद में कौन सा पढ़ते हैं, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय प्रक्रम। ठीक है, ये अपने पास में हो गए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जिसमें आता है अपने पास में कार्य और ऊष्मा। ठीक है जी, देखो कार्य जो है वो निकालना पड़ता है अपन को इन सब प्रक्रमों में कि समतापी प्रक्रम में कार्य कितना है, समदाबी प्रक्रम में कार्य कितना है, सम आयतनिक में कितना है, रुद्धोष्म में कितना है, या उत्कर्मणीय में कितना है। तो यहाँ पर अगर अपन क्या लेते हैं, आदर्श गैस, तो आदर्श गैस जो लिया जाता है उसके लिए क्या निकाला जाता है अपन को, प्रसार कार्य। इसके बाद में पढ़ते हैं क्या, उष्मा। उष्मा के अंदर पढ़ी जाती है कि आंतरिक उष्मा क्या होती है और बाह्य उष्मा क्या होती है। ठीक है जी, यहाँ पर उष्मा के बाद में एक जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है किसका, उष्मा धारिता का।
उष्माधारिताएं भी अपने पास में दो होती हैं, एक पढ़ते हैं स्थिर दाब पे सीपी और एक पढ़ते हैं स्थिर आयतन पे, ठीक है, सीवी। फिर अपन को पढ़ना होता है यहाँ पे सीपी और सीवी के अंदर संबंध, ठीक है जी। ये हो गए अपने पास में क्वेश्चन है इनके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन आता है कि इन उष्माओं को निकालते कैसे हैं, उष्माओं में परिवर्तन किस प्रकार निकालते हैं। तो इसके लिए अपन को दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने पड़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं किसका प्रयोग है, जूल का, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, जूल थॉमसन, ठीक है जी। तो एक हो गया जूल का प्रयोग, एक हो गया जूल थॉमसन का प्रयोग, ठीक है। जूल का प्रयोग जो है वो केवल और केवल किस पे लगता है, आदर्श गैस पे, और जूल थॉमसन किस पे लगता है, वास्तविक गैसों पे। इसके बाद में पढ़ा जाता है यहाँ पे जूल थॉमसन गुणांक, ठीक है। यानी यहाँ पर पढ़ते हैं अपन को म्यू जेटी, ठीक है। यहाँ पे म्यू जेटी जो है वो भी दो के लिए पढ़ेंगे, एक कौन सी गैसों के लिए, आदर्श, और एक कौन सी के लिए पढ़ेंगे, वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है आदर्श गैसों के लिए, ठीक है। आदर्श गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में एक तो किया गया कार्य कितना होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पढ़ने पड़ते हैं अपन को संबंध। कितने संबंध दे रखे हैं अपने पास में, 3 संबंध। एक किसका संबंध दे रखा है, ताप और दाब का, एक किसका दे रखा है, ताप और आयतन का, एक संबंध किसका दे रखा है, दाब और आयतन का, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो अपन को पढ़ने पड़ते हैं किसमें, उष्मा गति की यानी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब आता है अपने पास में सेकंड जो पार्ट आता है वो कौन आता है, उष्मा रसायन, थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़नी पड़ती है अपन को कि ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अपन पढ़ते हैं 2 प्रकार की। एक कौन सी होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक कौन सी होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं इन अभिक्रियाओं पर क्या पढ़ते हैं, ताप का प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताप का प्रभाव किसके द्वारा देखा जाता है। तो यहाँ पर अपन को पढ़नी पड़ती है क्या, किरचॉफ समीकरण। तो ताप के आधार पर भी अपन को किरचॉफ समीकरण भी 2 निकाल सकते हैं, एक स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसका, अभिक्रिया उष्मा का, ठीक है, कि अभिक्रिया उष्मा किसको कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया उष्माएं हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अगर अपन क्या करें, किसी क्रियाकारक को जला दें, ठीक है, तो वहां पर अभिक्रिया उष्मा क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो वहां पर अभिक्रिया उष्मा का नाम बदल कर क्या कर देते हैं अपन, उदासीनीकरण उष्मा। अगर अपन किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो वहां पर अपन क्या निकालते हैं, उसकी संभवन उष्मा, ठीक है। बंध को तोड़ दे तो क्या कहलाती है, बंध वियोजन ऊर्जा। अगर जल में घोल दें तो यहाँ पर यह क्या कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। या विलायक में घोल दें तो क्या निकालते हैं, उसकी विलायकन ऊर्जा, ठीक है। यानी है क्या, सब की सब अभिक्रिया उष्माएं हैं, लेकिन अभिक्रिया अगर चेंज हो जाती है तो अभिक्रिया उष्मा का जो नाम है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है ये अपन को पढ़ना पड़ता है। और लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, वो चाहे कितने भी पदों में हो रही है, उसमें कुल जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत। और इसके लिए अपन पढ़ते हैं क्या, हेन्स का स्थिर उष्मा संकलन का नियम। तो ये जो क्वेश्चन है ये रहते हैं अपने किस में, उष्मा रसायन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, यूनिट 4 की। यूनिट जो 4 दे रखी है अपने, यूनिट 2 की। देखिए यूनिट 2 कौन सी दे रखी है अपने पास में, तो अपन कहेंगे यूनिट 2 जो दे रखी है वो दे रखी है कौन सी, थर्मोडायनेमिक्स 2। और इसके साथ ही अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी रासायनिक साम्य जो है वो अपन को किसके साथ पढ़ना रहेगा, उष्मागतिकी के साथ। देखिए उष्मागतिकी के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो अपन ने कहा कि उष्मागतिकी फर्स्ट में एक क्वेश्चन और रह गया, उसमें पढ़ना पड़ता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि प्रथम नियम जो अपन पढ़ते हैं उस नियम की कमियां क्या थी, ठीक है। उस नियम में क्या थी, कुछ कमियां। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है
कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत, और कमियों के कारण ही इसके अंदर दूसरे नियम की क्या पड़ती है, आवश्यकता। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि दूसरे नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड जो नियम दिया गया है उष्मागतिकी का सेकंड नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके यहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं कथन। फिर आते हैं किस पर, यहाँ पर परक्रम पे। परक्रम में कौन सा पढ़ते हैं अपन, चक्रीय परक्रम, और चक्रीय परक्रम का उदाहरण क्या पढ़ेंगे अपन, कार्नो चक्र। ठीक है, कार्नो चक्र, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, उष्मा इंजन। ठीक है, तो कार्नो चक्र प्लस कार्नो चक्र की दक्षता। इसके बाद में यहाँ पर अपन को पढ़नी पड़ती है क्या, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी में अपन पढ़ते हैं परिवर्तन, एक किसके साथ पढ़ते हैं, ताप और दाब के साथ में। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे ताप और आयतन के साथ में परिवर्तन, और एक बार अपन पढ़ेंगे किसके साथ में, दाब और ताप के साथ में परिवर्तन। ठीक है, यानी एंट्रोपी जो है वो किसका फलन है, होती है। फिर अपन पढ़ते हैं विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन। कैसे, एक बार क्या पढ़ सकते हैं अपन, ठोस को किस में बदल दे, द्रव में, द्रव को किस में बदल दे, गैस में, या एक अपर रूप जो है वो किस में बदल जाए, दूसरे अपर रूप में। तो इन सब परिवर्तनों के दौरान यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी आदर्श गैस है, ठीक है, आदर्श गैस की जो एंट्रोपी होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि अगर एक से ज्यादा आदर्श गैसें हैं और उनको आपस में क्या कर दें, मिला दिया जाए। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, मिश्रण की एंट्रोपी। ठीक है, मिश्रण की एंट्रोपी किस प्रकार से अपन निकालते हैं। यहाँ पे एंट्रोपी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है। ठीक है, तो थर्ड लॉ अपन पढ़ेंगे, तो उष्मागतिकी का तृतीय नियम। तृतीय नियम के अंदर अपन को यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी पढ़नी पड़ेगी, नैनेस्ट समीकरण। ठीक है, और एक जो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है जी, ये हो गई अपने पास में यहाँ पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और लास्ट जो टॉपिक रहता है इसमें ये पढ़ते हैं कि कोई भी प्रक्रम है वो स्वतः कब है, यानी स्वतः प्रक्रम, यानी क्या पढ़ सकते हैं, प्रक्रम की स्वतःतिता। ठीक है, कि कोई भी प्रक्रम स्वतः होता है या कब, तो अपन कहेंगे यहाँ दो समीकरण पढ़ेंगे, डेल जी का मान क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तब वो प्रक्रम क्या होता है, स्वतः होता है। इसके लिए आपको क्या दे रखी है, बहुत सारी कंडीशंस जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगली यूनिट्स की। देखिए अगली यूनिट्स के अंदर मैं बात करूं तो फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट कौन सी है, वैद्युत रसायन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। देखिए इलेक्ट्रो फर्स्ट के अंदर क्या क्या अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन को पढ़ना होता है कि चालक और अचालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन ने कहा चालक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो कौन से होते हैं, धात्विक चालक, और एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो अपन ने कहा एक हो गए धातु, धातु में हमेशा को इसके कारण होती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसीलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। दूसरे जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वैद्युत अपघटनी, और वैद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं इसमें धारा किसके कारण बहती है, आयनों के कारण, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक चालक। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों चालकों के अंदर अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो किसके पढ़ने होते हैं अपन को, वैद्युत अपघटनी की। तो वैद्युत अपघटन कैसे होता है, इसके लिए अपन को पढ़ने पड़ते हैं किसके नियम है, फेराडे के नियम। दो नियम दे रखे हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, उसके बाद में आती है कि चालक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालकता क्या होती है। ठीक है, चार परिभाषाएं हैं, एक दे रखी है चालकता की, एक दे रखी है किसकी, विशिष्ट चालकता की, एक चालकता दे रखी है कौन सी, मोलर चालकता, और एक जो है वो कौन सी दे रखी है अपने पास में, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, कि ये चालकताएं हैं, इनको परिभाषित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है यहाँ पर वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं इनके लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयन जो होते हैं
वो विद्युत धारा का परिवहन करते हैं। ठीक है, तो जितनी धारा का परिवहन करते हैं वो क्या कहलाता है, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक कहलाता है। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन के लिए क्या निकालते हैं, अभिगमनांक। और अभिगमनांक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, दो। दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट रहती है। एक विधि कौन सी है, हिटोर्फ विधि, और एक विधि कौन सी होती है, चल सीमा विधि। ठीक है, मूविंग बाउंड्री मेथड और हिटोर्फ विधि दोनों ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं यहाँ पर सिद्धांत। सिद्धांत के लिए देखिए क्या क्या पढ़ने अपन को, एक पढ़ने हैं सिद्धांत किसके लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। और एक जो है वो किसके लिए पढ़ते हैं अपन, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है जी, तो देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका अपघटन बहुत ही कम होता है। और उनका अपघटन कब मानते हैं कि जब तनुता को अपन कितनी कर दें, अनंत। तो यहाँ पे इनके लिए जो चालकता निकाली जाती है वो हमेशा किस पे निकाली जाती है, अनंत पे। और अनंत पे ये नियम किसने दिया था, कोलराउस का नियम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप कि कोलराउस के नियम के अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की क्या निकालो, चालकता। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर एक तो पढ़ते हैं किसका सिद्धांत, आर्हेनियस का। एक पढ़ते हैं किसका, ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा सिद्धांत है वो किसका पढ़ते हैं अपन, डेबाई हक्कल के द्वारा दी गई ओसेंजर इक्वेशन का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं किसमें, वैद्युत रसायन में। यहाँ पर इसके अंदर एक और दे रखे हैं अपने, क्या दे रखे हैं, अनुमापन, टाइट्रेशन दे रखी है। टाइट्रेशन भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक कौन सी दे रखी है अपन को, अम्ल क्षार अनुमापन। और एक क्या दे रखे हैं, अविलेय लवणों का अनुमापन। देखिए अम्ल क्षार अनुमापन है, ये कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। चार टाइप के कौन कौन से हैं, तो अपन ने कहा एक बार अम्ल को कैसा ले सकते हैं अपन, परबल। तो किसका लिखेंगे अपन, परबल अम्ल का। किसके साथ में पढ़ेंगे, परबल क्षार के साथ में। ठीक है, दूसरा टाइट्रेशन किसके साथ पढ़ेंगे, अम्ल अगर अपन ने कैसा ले लिया, परबल, तो परबल अम्ल। इसके साथ में क्षार कैसा ले सकते हैं, दुर्बल, तो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तीसरा, अगर यहाँ पर अम्ल को कैसा ले लिया, दुर्बल, तो दुर्बल अम्ल के साथ में क्षार कैसा हो सकता है, परबल क्षार अनुमापन। और लास्ट वाला जो है वो क्या पढ़ सकते हैं, दोनों ही कैसे ले लें, दुर्बल, तो क्या पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षार का अनुमापन। ठीक है, तो ये चार यहाँ पर क्या पढ़नी है आपको, टाइट्रेशन। ये सारे टॉपिक जो है ये किस में पढ़ने अपन को, विद्युत रसायन है फर्स्ट में। दूसरा देखिए यूनिट आती है फिफ्थ। फिफ्थ यूनिट कौन सी आती है, विद्युत रसायन सेकंड। देखिए विद्युत रसायन सेकंड के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है अपन को, सबसे पहला यहाँ पर पढ़ने होते हैं सेल, कि सेल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने कहा सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक कौन से होते हैं, वैद्युत अपघटनी, और एक कौन से होते हैं, वैद्युत रासायनिक। ठीक है, इसके बाद में अपन को यहाँ पर क्या दे रखी है, गैल्वेनिक सेल बोले, ठीक है, या वोल्टाइक सेल बोले। या अपन यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं, इस सेल का पूरा डायग्राम बना के अपन को पढ़ना है कि पूरा सेल किस प्रकार से होता है, कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं, कौन सा इसमें अपघट्य लेते हैं, पूरा डायग्राम बनाकर इसकी क्रियाविधि को अपन को समझाना है। ठीक है, अब सेल अगर आते हैं तो इसके लिए अपन को आना चाहिए क्या लिखना, सेल आरेख। तो सेल आरेख कैसे लिखते हैं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे लेफ्ट तरफ किसको लिखते हैं, राइट तरफ किसको लिखते हैं, किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है। तो इसके आपको यहाँ पर कुछ नियम है वो पढ़ने हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आता है किसका, इलेक्ट्रोड का, कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, पहला गैसीय इलेक्ट्रोड, दूसरा धातु और धातु आयन इलेक्ट्रोड, तीसरा धातु का अविलेय लवणों के साथ में इलेक्ट्रोड, और चौथा कौन सा होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पूछा जाता है क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, एक पूछा जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, एक पूछा जाता है मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, और ज्यादातर मानक इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसको लिखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमेशा कितना मानते हैं, 0। फिर आता है कि सेल अगर है तो सेल विभव का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो सेल विभव का मापन किसके द्वारा करते हैं अपन, विभव मापी के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में एक अलग से क्वेश्चन दे रखा है किसका, ध्रुवण क्या होता है, या इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन अधिवोल्टता का क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हो गए अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांद्रता सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो सांद्रता सेल जो है कंसंट्रेशन सेल्स बोला जाता है। यहाँ पर इनके भी क्वेश्चन रहे आजकल काफी ज्यादा आने लग गए हैं कि सांद्रता सेल क्या होते हैं। सांद्रता सेल जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन से होते हैं, तो अपन ने कहा सांद्रता सेलों के अंदर सब कुछ सेम होता है, एनोड सेम होता है, कैथोड सेम होता है, दोनों की सेल रिएक्शन भी क्या होती है, सेम। बस फर्क किसका होता है, इनकी होने वाली अभिक्रियाएं भी क्या होती है, सेम। बस इनको जो डुबोया जाता है वो क्या हो सकते हैं, अलग। तो देखिए 2 प्रकार के कौन से होते हैं, एक जिनमें इलेक्ट्रोड क्या लिए जाते हैं, अलग अलग, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और एक जिनके अंदर क्या लिए जाते हैं, वैद्युत अपघट्य अलग अलग लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। वैद्युत अपघट्य वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं किस, अभिगमनांक युक्त, और एक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिगमनांक रहित। ठीक है, अभिगमनांक रहित है उसका तो आगे कोई मतलब ही नहीं है, अभिगमन होता है, ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसके अंदर किसका अभिगमन होता है, धनायन का, और एक जिनमें किसका अभिगमन होता है, ऋणायन का। और लास्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, संक्षारण, यानी जो लोहे पे जंग लगना है वो किसका उदाहरण होता है, संक्षारण का। ठीक है, तो ये है अपने फिजिकल केमिस्ट्री की 5 यूनिट, और उन 5 यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के जो वीडियो हैं वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। प्लस जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब पेपर भी आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।